चलिए अब यूं करते हैं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट को देखते हैं कि ये किसमें बनी हुई है। मैंने पीक सॉल्यूशन लिखने की कोशिश की है, कुछ और लिखा गया। ये वेबसाइट का यूआरएल आ गया। अगर मुझे जुबानी यूआरएल का पता होता तो मैं यूआरएल टाइप कर देता भाई। ये मैं इसलिए करता हूँ कि कोई मैं गलत यूआरएल टाइप ना कर दूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसे चलने देते हैं, मीन्स इसे बंद करते हैं और इधर आ जाते हैं वापस। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, अभी चलते हैं उस पर। अच्छा, वेबसाइट चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है। जी अब बताएं क्या लिखा हुआ है। Peak solution is built using WooCommerce. It is also CMS. It is also CMS. ठीक है। अब CMS क्या है? छोटे छोटे प्रोग्राम्स की शक्ल में छोटे छोटे पैकेजेस बने हुए हैं और उनसे मिलकर एक बड़ा CMS बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब है WooCommerce भी एक CMS है। अब वो क्या कह रहा है हमें कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है ये इसको उन्होंने बनाया किसमें है, मेजर WooCommerce में। अब जरा बात खत्म नहीं हुई अभी, और नीचे आते हैं। अब जरा ये स्क्रीन को देखें और जरा यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। कहता है भाई ये जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि बहुत सारे ऐप से मिलकर बनी है, यही पता लगा ना मेरे, बहुत सारे ऐप्स आ गए। उनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से ऐप का है? वर्ड, जो रेड वो है वर्डप्रेस के ऊपर नाम नहीं आ रहा था उसका, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वर्डप्रेस का है। अच्छा, वो कॉमर्स कहाँ लिखा हुआ है भाई, और उसका कितना कंपटीशन कंट्रीब्यूशन है? जी 8.9% ये बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यूं कह लें हम कि ये 1 2 3 4 5 6 कितनी कंपनियां टोटल? 6 कंपनियां, और 6 कंपनियों में से ना एक कंपनी जो है वो मेन कंपनी है, उसने क्या किया बाकी की कंपनियों को भी साथ में लाया और एक चीज बना ली। ठीक है, और वो जो मेन कंपनी थी वो कौन सी थी? वो कंपनी नहीं, वर्डप्रेस नहीं, वो कॉमर्स। ऑन देखे ना, ऑनरशिप उसी की है ना, ऑनरशिप भी तो उसी की है, उसी ने अपने दफ्तर में सबको बिठा के काम करवाया ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वेबसाइट पे आए कि वर्डप्रेस, किसी की वेबसाइट पर आए लारावेल, किसी की वेबसाइट पर आए शॉपिफाई, किसी की वेबसाइट पर आए विक्स, बेशक उसका कंट्रीब्यूशन जितना भी हो। शेर साहब कारोबार करते हैं ना, है ना, लेकिन बंदे कौन से रखते हैं? काम करने वाले, जिन्हें काम करना आ रहा होता है। तो आप समझ लो कि शेर साहब वाली स्टोरी है, एक बंदे का बिजनेस है, ठीक है, आगे से जो उसके टेक्निकल बंदे हैं ना, ये सारे उसके टेक्निकल बंदे हैं जो उसको बिजनेस करके देने लगे हुए हैं। ठीक, सो अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो WooCommerce की वेबसाइट है इसमें भी मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? काम करने में मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? वर्डप्रेस का है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा ये देखते हैं कि ये किसमें बनी हुई है। ये भी एक वेबसाइट आ गई है ना। देखते हैं अभी पूरा यूआरएल चलता है तो इसको ले लेते हैं। अब कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए ना जो शॉपिफाई में बनी हो, तो उसको भी देख लेते हैं।
फिर एक और नया ई कॉमर्स, एक और नया हमारे पास आ गया, CMS आ गया, शॉपवेयर। अब आते हैं जरा यहाँ पर क्या हालात हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? मैं क्या इसमें भी वर्डप्रेस का कंट्रीब्यूशन है, ये भी CMS है, लेकिन इधर ऑनरशिप वाला बंदा जो है वो है शॉपवेयर, ऐसी है ना, यानी ऑनरशिप उसने अपने लिए ली हुई है। अब हम जरा एक काम करते हैं, एक और है, मैंने एक और वेबसाइट का मैंने URL कॉपी कर दिया यहाँ पे, इसे भी खुलने देते हैं जरा, अगर ये खुल जाती है तो। जी, अब तीसरी वेबसाइट जो आई है उस पे क्या लिखा हुआ है, ये किसमें बनी हुई है? ये शॉपिफाई में बनी हुई है, ठीक है ना। शॉपिफाई तो हमें ऐसे ही लगता है ना कि शॉपिफाई तो खुद से एक बहुत बड़ी ब्रांड है, यही लगता है ना। लेकिन जब इसके टिकट भी खोलें जी, ये किसमें बनी हुई है? सेम। अब आपको समझ में आ गया कि जितनी भी CMS है ना, बेसिकली सारी की सारी CMS में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वर्डप्रेस का है। बेशक कोई ये कहे कि शॉपिफाई तो वर्डप्रेस से बहुत अच्छी होती है, हाँ, शॉपिफाई खुद से ही वर्डप्रेस से बनी हुई है, मगर और ये भी हमें समझ में आ गया कि हर CMS वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रहा है, और हर CMS, कोई CMS ऐसा नहीं है जो अकेला काम कर रहा है, कोई CMS इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि वो इन्हिसार किस पे कर रहा है? और बहुत सारे CMS पर, छोटों पर। इसका मतलब क्या, छोटे हो या बड़े हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन CMS में से एक CMS भी सही काम करना छोड़ देगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वेबसाइट में प्रॉब्लम आएगी, आ जाएगी ना वेबसाइट में प्रॉब्लम। सो इट इज द मेन बग ऑफ CMS कि CMS खुद से काम नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ CMS को साथ लेकर चल रहा है, और आज की तारीख तक जितने भी CMS हैं खुद से इनका बहुत नॉमिनल सा काम है। सबसे ज्यादा चीजें किसकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं? वर्डप्रेस का ही ये सारा मेन कंट्रीब्यूशन इनके CMS में होता है। सो अब हमें ये समझ में आ गया, सब पहले तो ये पता लग गया, क्लाइंट ने मुझे अपनी वेबसाइट का URL भेजा, सो मुझे पता लग गया भाई इसकी वेबसाइट CMS है या कोडिंग है, क्लियर हो गया हमें। अब अच्छी कौन सी होती है? आपने मेरे कहे बगैर खुद ही मान लिया कोडिंग होती है, हाँ? जी, CMS वर्सेस नहीं, अब सर्च करने की क्या जरूरत है, बाकी बची कोडिंग गई तो, यानी कि ये डिटेक्टर था ना, ये हमें CMS जो बता रहा है, तो जब CMS क्लास में नहीं बताते होते कि ये 5 स्टूडेंट पास हो गए हैं ना, फेल स्टूडेंट बताने की क्या जरूरत है, बाकी के सारे फेल ही हुए हैं, जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, ऐसे होता था ना गवर्नमेंट स्कूल में, बताते होते थे रिजल्ट इस तरीके से सुनाते हैं। तो इधर हमें ये पता लग गया ये CMS है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CMS नहीं है वो कोडिंग है, क्योंकि तीसरा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना, या तो CMS है या कोडिंग है। अच्छा कौन सा होता है, सस्ता कौन सा होता है? सस्ता CMS होता है, ठीक है, महंगा कोडिंग होता है। ट्रस्टेड कौन सा होता है? ट्रस्टेड कोडिंग होता है। रिस्की कौन सा होता है? CMS रिस्की होता है, पता लगी गया आपको रिस्की है। फिर CMS है क्या? नंबर ऑफ प्लगइन्स, यही कह रहा हूं ना मैं, नंबर ऑफ एप्स। आप मोबाइल यूज करते हैं, आपको पता है कि आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कोई लाइफ टाइम ऐप नहीं होता, नहीं होता ना, 10 दिनों के बाद उसकी अपडेट आ जाती है, किसी की महीने के बाद अपडेट आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्लगइन्स या एप्स होते हैं इनकी अपडेट्स आ रही होती है। तो फॉर इंस्टेंस जो यूजर है, जो क्लाइंट है, उसको क्या पता भाई इसकी अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो मैंने कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसे अपग्रेड करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो अपडेट्स पे ध्यान ही नहीं देगा, वो अपडेट्स करेगा भी नहीं। तो जब आप अपडेट्स नहीं करते व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप की सिर्फ 3 अपडेट्स ना करें। व्हाट्सएप ने पहली अपडेट भेजी, आपने नहीं की, दूसरी भी आ गई, आपके दोस्तों ने कर लिया, आपने नहीं की, तीसरी भी आ गई, आपने नहीं की। अब क्या होगा आपके व्हाट्सएप के साथ? पता है ना आपको क्या होगा? हैंग होगा ना, व्हाट्सएप काम ही नहीं करेगा। आप मैसेज कर रहे होंगे, मैसेज आ नहीं रहा होगा, मैसेज आ नहीं रहा होगा, कितनी सारी चीजें जो कि वो काम करना बंद कर देंगी। इसी तरीके
इसमें सिक्योरिटी लूप्स पैदा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लगइन अपडेट आई हो उसके अंदर किसी नए वायरस की सिक्योरिटी आई हो, तो आपने तो उसे यूज ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो तो अंडर थ्रेट है, क्योंकि वो जो नया वायरस आया था उसकी तो अपडेट पड़ी ही नए ऐप में पड़ी हुई थी, वो तो किया ही नहीं आपने। इसी वजह से जो हमारे पास CMS की वेबसाइट्स होती हैं उनका लाइफ टाइम बहुत रिस्की होता है अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट ना कर रहे हो रेगुलर। क्लाइंट तो अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एडमिन, एज ए मैनेजर तो नहीं कर रहा, एज ए यूजर कर रहा है। मतलब उसको तो वेबसाइट में क्या हो रहा है उसे ये नहीं पता, उसे ये पता है कि मेरी वेबसाइट पे क्या नजर आ रहा है, चीजें जो नजर आ रही है बस उसको ये पता है, उसे ये नहीं पता कि गड़बड़ हो गई है तो ये ठीक कैसे होगी। ठीक करने के लिए तो आपको एक टेक्निकल बंदे की जरूरत होगी जो कि CMS को अंडरस्टैंड करता हो, या तो फिर आप लाइफ टाइम उसको अपने साथ रखोगे। ये जितने प्रॉब्लम्स और जितने बग्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई एक बग भी कोडिंग की वेबसाइट पे नहीं है। कोडिंग की वेबसाइट क्योंकि कोडिंग है, डायरेक्ट ऐप तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा और उसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा। तो अब हमें पता लग गया, अब बेसिकली तो हम डेवलपर तो नहीं है, लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है तो बेहतर कौन सी वेबसाइट होगी, तो हम उसे कौन सी वेबसाइट रिकमेंड करेंगे, कोडिंग की वेबसाइट। ओके, अच्छा, अब कोडिंग में जो सबसे बेहतर कोडिंग है, इवन ये जो CMS हैं वो भी किसको यूज करते हैं, PHP को। PHP लैंग्वेज है भाई, हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कहा इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट हम उसे कहेंगे कि भाई PHP लैंग्वेज सबसे ज्यादा एडवांस लैंग्वेज है। अब वो कहता है भाई ये तो बड़ी पुरानी हो गई है, तो उसे कहेगा वर्डप्रेस को जाकर चेक करें, वर्डप्रेस की जो कोडिंग है वो PHP में हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तक हमारा काम था उसको रिकमेंडेशन देना, बनाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब अगर वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो CMS ही बनाना है, तो उसे कहेगा कोई बात नहीं, आप CMS बनाएं, जब SEO करवानी होगी तो हमें बता दीजिएगा, हम उसकी SEO कर देंगे। आप कोडिंग में बनाएंगे हम उसकी SEO कर देंगे, अलबत्ता लाइफ टाइम कोडिंग की वेबसाइट का ज्यादा होगा। कोडिंग की वेबसाइट को मैं खुद जाकर डिस्ट्रॉय करूंगा कि भाई बड़ी पुरानी हो गई, अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब गूगल के मॉडल्स चेंज हो गया, मुझे नई साइट पर आना चाहिए। लेकिन CMS जो है वो इतना टाइम नहीं निकालेगा आपका, बल्कि वो उससे पहले ही करप्ट हो जाएगी, इतना टाइम नहीं निकालेगी, ठीक है। सो ये तो अब समझ में आ गई हमें। अब हमें ये भी पता लग गया कि एनीवेज, जैसे मैंने आपसे कहा कि PHP के बैक एंड पर भी CMS है, सॉरी कोडिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये भी पता लग गया कि वेबसाइट चाहे CMS की हो या कोडिंग की हो, कोडिंग के बगैर बन नहीं सकती, दोनों चीजें बनी हुई है, अलबत्ता उसमें यह है कि वो एप्स बने हुए हैं बस, लेकिन उसके बैक एंड पर भी क्या है, कोडिंग है। लेकिन कोडिंग से आप वर्डप्रेस तो नहीं बना सकते ना, आप तो वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस तो बन गया हुआ। अब जब वर्डप्रेस बन गया तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी थी वो तो ऐड हो गई हुई है ना, आप तो नहीं ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज आती है मगर वो वर्डप्रेस में नहीं होती, क्योंकि वो तो डिजाइन हो चुका हुआ है पहले से ही ना। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई नई चीज ऐड कर सकते हो, अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो, नया कंटेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट लेवल पर, डेवलपर लेवल पर तो कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें पता लगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और कॉम्पिटिटर है जो इसी तरह का एप्लीकेशन देता है और उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कहेंगे भाई उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों को पता लगेगा भाई ये तो इस वजह से शिफ्ट करके कि हमारे फीचर्स कम है, तो वो क्या करेंगे, उस फीचर को अपग्रेड कर देंगे अपने एप्लीकेशन में। मगर कौन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद करेगा, यूज़र नहीं कर सकता। मगर जो कोडिंग में वेबसाइट बना रहा है वो यूज़र के कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ यूज़र। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं आगे। अब हमें अंडरस्टैंड करनी है, मैंने ये कहा था कि हमें एज ए SEO एक्सपर्ट वेबसाइट में चेंजेस करनी है। तो जब हमने SEO एक्सपर्ट के तौर पर अपनी वेबसाइट में कुछ तब्दीलियां करनी है, तो तब्दीलियां करने के लिए अगर हमें कोडिंग की समझ ही नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, अब जरा मैं एक वेबसाइट भी खोल देता हूं, यहां आते हैं। ये मैंने एक सर्च टर्म लिखी और इसके रिजल्ट में
हमें एक वेबसाइट भी नजर आ गई, हम इसे खोल लेते हैं पहले। बेशक इसका जूम देखते हैं, नॉर्मल है, 100 है, नहीं ज़्यादा है, कम कर दे जरा ताकि हमें वेबसाइट सही नजर आए जैसे आती है। चलो जी, अब ये वेबसाइट का वो व्यू है जो यूजर्स को नजर आता है ना। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपको वेबसाइट इस तरह नजर आती है, किसी की भी वेबसाइट आपको इस तरह नजर आती है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये तो विजिटर्स के लिए है, लेकिन ये बनी तो हुई है ना किसी चीज में, या तो ये सीएमएस की होगी या कोडिंग की होगी। ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैं अगर उधर जाके टाइप करूंगा तो आपको बताएगा कि भाई ये सीएमएस नहीं है, तो मीन्स कोडिंग है ये, तो ये वेबसाइट कोडिंग की है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसकी कोडिंग कैसी है। किसी भी वेबसाइट की कोडिंग आप ऐसे ही चेक करेंगे। आप वेबसाइट को खोलो, इस पे राइट क्लिक करो खाली जगह पे रख के, तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा जिसपे क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्यू पेज सोर्स, और शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल यू। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो और आप व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हो। आ गया व्यू पेज सोर्स, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अच्छा भाई, ये वो वाला कोड है जिसको गूगल देखता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। मतलब आपकी वेबसाइट का एक ये वाला इंटरफेस भी है ना, ये एक ग्राफिकल इंटरफेस भी है ना आपकी वेबसाइट का। ये किसके लिए है? ये विजिटर्स के लिए है, जो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ये इंटरफेस किसके लिए है? पहली बात तो ये वो बैक एंड है, ये जिसमें हमारी वेबसाइट बनी हुई है। गूगल इसको देखता है। गूगल ने ये नहीं देखना कि भाई जबरदस्त कलर है, भाई वो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, दूसरे को मैं नीचे ले जाता हूँ। गूगल ने आपके सोर्स कोड को देखना है, जो मैं भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये हम गूगल के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं? विजिटर्स के लिए, यूजर्स के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली गूगल को समझाने के लिए हमारे पास कौन सी जगह है कि भाई हमारी वेबसाइट को कोड कर, तुमने रैंक करना है, वो ये वाला पार्ट है। अच्छा, अब पहले आपको डराते हैं, ठीक है, डराऊं मैं आपको, डर गए कि नहीं? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, हाँ है ना, आप डर गए कि इतना सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। अब आपका डर खत्म कर देता हूं कि भाई ये सब कुछ हमें नहीं करना। इस कोड में से तकरीबन 25% से लेकर, ये शायद 20% हो या 30% हो, सिर्फ ऐसी जगह, वो वाली ऐसी जगह है जिसे हमें मॉडिफाई करना है, बाकी को नहीं करना। बाकी वेबसाइट का डिजाइन है। देखिए, हम अगर वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रहे हैं तो हमने वेबसाइट का डिजाइन तो बिल्कुल तब्दील नहीं करना। भाई मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मुझे कहता है मेरी वेबसाइट को रैंक कर दे, तो मुझे अपनी वेबसाइट दिखाएगा ना, तो वेबसाइट तो बनी हुई है। अब अगर मैं उसके वेबसाइट का डिजाइन ही चेंज कर दूंगा, कहेगा भाई ये तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी एफर्ट के साथ डिजाइन बनवाया था, आपने तो मेरा डिजाइन ही खराब कर दिया। हाँ, हमने उसके डिजाइन को कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वैसे ही नजर आता रहेगा जैसे हमारे पास आने से पहले था। हमने सिर्फ उसके अंदर कुछ चीजों को इस तरह चेंज करना है कि जो शायद इंटरफेस में कंटेंट की हद तक थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो कि जरूरी होगा अलबत्ता, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसका जो वेबसाइट का लेआउट बना हुआ है, उसका लेआउट एग्जैक्ट वही लेआउट होगा जो शुरू में था। यानी वो देख के पहचान नहीं पाएगा कि मैंने इसे कुछ किया है। हाँ, जब मैं उसका कंटेंट मॉडिफाई करूंगा उसको लगेगा कुछ किया है। सिर्फ कंटेंट मॉडिफाई होते हुए उसको लगेगा कि चेंजेस हुई हैं, लेकिन बाकी उसकी तस्वीरें, उसका लेआउट, कि उसकी लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट था तो राइट साइड पे तस्वीरें थी, बीच में एक बिल्कुल लैंडस्केप पिक्चर आ रही थी, कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हम, ना उसके लोगो बदल रहे हैं, ना उसकी तस्वीरें बदल रही हैं। अलबत्ता हम उसको ये सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि इमेज रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट इमेज डिजाइन करो। तो हम ये चेंजेस करने लगे हैं। अब हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई हम इस कोडिंग में जहां हमें चेंजेस करनी है वो फॉर्मेटिंग लेवल पर चेंजेस हैं सारी, प्रोग्रामिंग लेवल पर एक चेंज भी नहीं है। यानी वेबसाइट को डिजाइन करने में जो वेब डेवलपर का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, उसे हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना, उससे एसईओ से कुछ लेना देना ही नहीं है। एसईओ का लेना देना सिर्फ और सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग वाले पार्ट से। समझ में आ गया बात? ठीक हो गया।
लेकिन हमें एट द अदर एंड ये भी पता लग रहा है कि इसमें से कुछ कोडिंग हमें समझनी है। इस वेबसाइट का पूरा लेआउट भी हमें समझना है कि जो कोडिंग का लेआउट है ये कैसे शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है इस कोडिंग का, ये समझना है। क्योंकि जब तक मुझे स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा मैं इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकूंगा। जब मुझे स्ट्रक्चर समझ में आएगी तो मैं उसमें चेंजेस कर पाऊंगा। समझ में आई बात? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई वेबसाइट मेरे पास आएगी तो मुझे उसकी कोडिंग में जाकर कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो मुझे कोई एक ऐसा एसईओ फ्रेंडली एडिटर चाहिए जहां पर जाकर मैं कोडिंग बदल सकूं। मैं आपको वो एडिटर बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। कोई विजुअल एप्लीकेशन यूज करेंगे तो हम कोडिंग ज्यादा अच्छी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्योंकि देखिए सब टेक्स्ट की शक्ल में लिखा हुआ है, कुछ भी विजुअल नहीं है, कुछ भी विजुअल नहीं है। तो जितना ज्यादा टेक्स्ट एडिटिंग हमें आएगी उतना ज्यादा हमारा एसईओ पर कंट्रोल होगा। अब जरा आपने स्क्रीन पे जो मैं लिखने लगा हूं इसे नोट कर लेना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, आपने ना एक HTML एडिटर डाउनलोड करना है जो कि इंटरनेट से बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं गूगल पे लिखने लगा हूं डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, लिख दिया जी हमने। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहा ये बिल्कुल फ्री टूल है, इसका कोई वो नहीं है, लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता हमें, बल्कि इंटरनेट से हम इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे फ्रीवेयर बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर आ गया नोटपैड प्लस प्लस। आपने जस्ट इस वेबसाइट पर जाना है, मैंने ऊपर लिखा क्या था, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, और उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे लेटेस्ट वाला नोटपैड है। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये सबसे लेटेस्ट यही वाला है। ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने भी क्लिक करना है भाई, ये किसी शॉप से नहीं लेना हमने। नीचे आते जाएं, थोड़ा सा मैं नीचे आया हूं, आ गया डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस का ऑप्शन आ गया ना। इस बटन पे क्लिक करें, ये अब क्या हुआ, डाउनलोड होना शुरू हो गया। डाउनलोड हो रहा है, डन भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज हम डाउनलोड करते हैं तो वो कहां पर जाता है, डाउनलोड्स के फोल्डर में चला जाता है। आपने सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है एक दफा। भाई इंस्टॉल कर रहे हो, हर रोज यूं नहीं करना कि जब भी नोटपैड खोलना होगा तो डाउनलोड्स में आएंगे। पहली दफा जब आपने इंस्टॉल करना है तो इसको यहां से आपने क्लिक करना है। ये आपको कह रहा है हाँ भाई इंस्टॉल कर लो, मेरे पास वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है, सो हमने कहा यस कर दो। उसके बाद ओके का मैसेज आ गया। भाई ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। तो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। ये लिखा हुआ है जी डेस्कटॉप आइकॉन भी इसका बना लो, मैं कहता हूं अभी बना दो, और इंस्टॉल का बटन प्रेस किया आपने। और ऑप्शन आ रहा है रन नोटपैड प्लस प्लस, तो आपने इसको सिंपली यहां से फिनिश करना है तो ये खुल भी जाएगा आपके लिए। ठीक, इसके पास ये जो स्क्रीन नजर आ रही हैं, अगर आपको हो कि भाई ये क्या आ गया, कोई परेशान नहीं होना भाई, वो अपने मुतालिक बता रहा है आपको थोड़ा सा। ये वाली मेरी फाइल है इसलिए आ रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये आपके पास नहीं आएगी। इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको सिर्फ एक हेल्प आ रही थी, उसे मैंने क्लोज किया। तो जैसे ही मैंने उसे क्लोज किया तो एक बिल्कुल ब्लैक वाइट स्क्रीन आपके पास आ गई। ठीक है, यहां से अब हम अपना काम शुरू करेंगे, यानी सबके पास ये होगा तो तभी काम शुरू कर पाएंगे ना। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले आप लोगों ने आज घर जाके ये नोटपैड, इंटरनेट आपका चल रहा होगा तो नोटपैड आपका प्लस प्लस इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद फ्री में मिल जाएगा आपको। इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। अगर डेस्कटॉप पर देखें यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस नजर आ रहा है आपको। ऐसे ही जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप पे भी आएगा। अब आपने क्या करना है, अब हर रोज आपने ये नहीं है कि एक दफा खोला फिर अगले दिन शट डाउन करके चले गए, फिर आए फिर दोबारा से डाउनलोड में चले गए। भाई वो डाउनलोड वाले का काम खत्म हो गया, उसने आपको इंस्टॉल करके देना था,
इंस्टॉल करके दे चुका हुआ है। अब आपका जहां इंस्टॉल हुआ हुआ है, अब इसको वहां से खोलो। खुल गया? अच्छा, अब वापस आए जरा वेबसाइट पर। अब हमें समझना क्या था भाई, वापस कोडिंग में आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि इस कोडिंग में हमने कुछ चेंजेस करनी है। ये कह रहा हूं ना मैं कि हमें इस कोडिंग में कुछ तब्दीलियां करनी है। तो इस कोडिंग के स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कि भाई इसके ऊपर क्या चीज आ रही है, इसके बॉटम पर क्या चीज आ रही है, इसके मिडिल पार्ट में क्या आने लगा है, और इसमें हमारे काम की चीजें कौन सी। ये वाली जो वेबसाइट है किस लैंग्वेज में मर्जी बनी हो, कोई भी चीज जो कि इंटरनेट के ऊपर ब्राउजर में नजर आ रही है आपको, उसके अंदर जो मर्जी इंटरफेस हो, जो मर्जी लैंग्वेज हो, लेटेस्ट हो पुरानी हो, उसके अंदर HTML इंक्लूडेड होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमसे रिलेट करती है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। आपको इस पूरी वेबसाइट में से कुछ HTML के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं में चेंजेस करने को हम SEO बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस पूरी फाइल का स्ट्रक्चर समझना है, पूरी फाइल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये जो वेबसाइट बनी है इसकी कोडिंग कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, और इसको जो लिखने का राइटिंग स्टाइल है ये क्या चीज है, ये लेस देन क्या होता है, भाई यहां पर ग्रेटर देन भी लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि ये जो वेबसाइट है बेसिकली अगर जब तक बनेगी नहीं, जब कंप्लीट होगी, लाइव होगी तो वेबसाइट होगी, लेकिन जब तक ये वेबसाइट नहीं है, इस पे काम कर रहे हो तो ये फाइल है। तो ये कौन सी फाइल है, ये HTML फाइल है। ये कौन सी फाइल है, ये एक HTML फाइल है। क्लियर? अब हमें समझना ये पड़ेगा कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम इस फाइल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर हम इसको वेबसाइट से ही समझ लें कि ये वेबसाइट शुरू कहां से हो रही है भाई, कहां से शुरू हो रही है, HTML से। अगर मैं इसके एंड पर चला जाऊं तो मैं देखूं ये खत्म कहां पे हो रही है, HTML। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी वेबसाइट की इवन जो कोडिंग है वो भी इसके अंदर ही इंबेड हुई हुई है। इसका स्टार्ट भी कहां से हो रहा है, HTML से, और इसका एंड भी कहां पर हो रहा है, HTML से। लेकिन क्योंकि स्टार्ट HTML से हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे स्टार्ट हो रहा है भाई HTML स्टार्ट, और जहां पर एंड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंड HTML। मतलब हम कहेंगे स्टार्ट HTML एंड HTML। अच्छा, अब ये लिखा कैसे हुआ है, ये लिखा हुआ है जी जैसे लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिखने लगा, यहां आई एम HTML, लेकिन इसके साथ ना वो जैसे आप कोई कोटेशन लगाते हैं तो लिखते हैं तो उसमें डबल कोट्स लगाते हैं ना, इसी तरीके से जब आपने HTML का कोड लिखना होगा तो उसको आप एक लेस देन और एक ग्रेटर देन लगाएंगे, यानी ये इट्स लाइक अ कोटेशन। इसके अंदर आएगी जो भी HTML का टेक्स्ट होगा, जो भी HTML का कंटेंट होगा, वो हम गूगल को बताने के लिए कि भाई ये कमांड है तो हम क्या लगा लेते हैं उसको, लेस देन और ग्रेटर देन। अब हमने ये कहा कि हमारी ये जो फाइल है ये शुरू हो रही है HTML से, भाई वेबसाइट की फाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, शुरू हो रही है HTML से, एंड हो रही है HTML पर /HTML। अच्छा, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया स्लैश, ये बता रहा है इसको कि ये एंड है। आप ये इसको स्लैश सिंबल के तौर पर तो आप इसे स्लैश करोगे, लेकिन टेक्निकली हम इसे कॉल करेंगे एंड HTML। ठीक है? तो अब हमें समझ में आ गया जी जो इसका मेन ब्लॉक है वो क्या है, HTML और एंड HTML। मैंने इसका जो मेन ब्लॉक है वो क्या है, HTML और एंड HTML। अच्छा, आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो सेव तो करते हैं ना, ठीक है? अब आपने कोई काम करना है और आपका काम कोई घंटे पर मुश्तमिल है, कब सेव करेंगे, घंटे के बाद? नहीं, कब करेंगे पहले ये बताएं, सेव कब करेंगे, घंटे के बाद? साथ साथ सेव करेंगे तभी है ना, ये नहीं हाँ, नहीं तो अगर कोई इशू हुआ, कोई हैंग हुआ तो घंटे के बाद जब सेव करने लगेंगे तो पता लगा भाई घंटे का सारा डाटा गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइल को पहले सेव कर लेना चाहिए। तो हम फाइल को सेव करने लगे पहले, आपने देखा मैं पहले कह रहा हूँ, पहले फाइल को एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, बाद में कंट्रोल S करते रहेंगे यानी अपडेट करते रहेंगे। तो मैं आ गया फाइल में और यहाँ से मैं आ गया सेव एज में। अब इस फाइल को कैसे सेव करना है भाई, कहाँ सेव करना है, ये तो मेरा ख्याल है सबको समझ होगी कि आपकी चॉइस है कि कहाँ सेव करना है। आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने C ड्राइव पे सेव करना है, आपने माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डी पे सेव करना है। बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अदर देन C ड्राइव सेव करें, ताकि अगर कभी आपकी विंडो डैमेज हो तो
आपकी फाइलें डैमेज ना हो। विंडोज कहां पे होती है? आमतौर पर विंडोज सी ड्राइव में होती है, मगर अगर आपकी ड्राइव में डी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वहां पर तो विंडो नहीं पड़ी हुई, तो अगर आपकी विंडो करप्ट हो भी जाती है तो आपका कोई डैमेज नहीं होता भाई, डी का डाटा सारा सेव है। उड़ेगी तो कौन सी ड्राइव जाएगी, डिलीट कौन सी ड्राइव होगी, सी होगी, रीसेट कौन सी ड्राइव होगी, सी होगी। तो अगर आपने सी पर ही सारा डाटा रख दिया, ठीक है ना, तो आपका नुकसान होगा। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या होता है कि जब आप कोई लैपटॉप खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, हार्ड डिस्क लगवाएं, तो उनसे कहें भाई इसके 2 हिस्से कर दो कम से कम, 3 भी करा सकते हैं, 4 भी करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज, लेकिन एक से ज़्यादा हिस्से ज़रूर कराने चाहिए, ठीक है, ताकि एक हिस्से पर आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो और दूसरे हिस्सों पर आपका बैकअप हो, आपका डाटा पड़ा हो। चलिए, अच्छा, अब उसने कहा हाँ भाई कहाँ सेव होनी चाहिए। अब मैं चॉइस देने लगा हूँ इसको, मैं फॉर इंस्टेंस मैं इसको कह देता हूँ भाई डेस्कटॉप। वैसे डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना चाहिए, डेस्कटॉप इज द पार्ट ऑफ विंडोज। तो जिस दिन आपकी विंडो करप्ट हुई उस दिन सबसे पहले आपका डेस्कटॉप का डाटा करप्ट होगा। डेस्कटॉप इज द सब फोल्डर ऑफ विंडोज, ये विंडोज का एक सब फोल्डर होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब क्योंकि हम HTML की प्रैक्टिस करने लगे हैं तो हम यूँ कहते हैं कि अपना एक फोल्डर भी बना लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हम रखें सब चीज़ें हमारे फोल्डर में हमें नजर आए, आसानी से हम उन्हें ढूंढ सकें। सो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पर ना एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ये बड़े बेसिक टास्क हैं, जो लोग मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं, मैं सपोज करता हूँ कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, क्योंकि अगर ये टास्क नहीं आते होंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाओगे ना। ये मेरा ख्याल है कि आई होप सबको पता है, ये जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये सबको बताऊंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई HTML, कुछ और भी लिख सकता था, मैंने याद दहानी के लिए रखा कि भाई मुझे पता लग जाएगा कि HTML यही है, ठीक है। आगे लगाया डैश और इसके आगे लगा दिया क्लास। चलो पता लग गया आपको कि HTML क्लास के नाम का एक फोल्डर बना, और यहाँ आ गया मैंने अपनी क्या लिखा हुआ है जी, फाइल नेम। चलिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी, जी भाई जाके सुनकर वापस आ जाए, मेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ गया, मेन स्ट्रक्चर। ये मैंने अपनी मर्जी से नाम रखा है, ये उसने नहीं कहा था कि इस फाइल का नाम मेन स्ट्रक्चर रखना, आप अपनी मर्जी से रखते हैं फाइलों के नाम ना, आप जब काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई इसमें मेन स्ट्रक्चर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप इस फाइल को कैसे सेव करोगे, ठीक है। ये कौन सी फाइल है जो हम बनाने जा रहे हैं, HTML फाइल है, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लिस्ट में HTML फाइल पड़ी होगी हमारे पास। क्लिक करें जरा देखते हैं। भाई ये एक अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको बहुत सारे काम करने की ऑप्शन देता है, लेकिन हमें इसमें से कौन सा काम लेना है। इस वक्त हम इस एडिटर को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस एडिटर को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए HTML एडिटर, बस इसका और कोई काम हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इसका काम क्या है, सिर्फ एज ए HTML एडिटर। सो यहां पर मैं देखता हूं कि भाई कहीं HTML फाइल की ऑप्शन आ रही है, तो HTML का पहला कैरेक्टर H होता है ना, सो मैं H को प्रेस कर देता हूं, बजाय इसके कि स्क्रॉल करके ढूंढूं, ठीक है, स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकता हूं। मैंने H प्रेस किया, एक H पर गया, भाई हैस्कल आ गया ना लिखा हुआ। फिर मैंने दोबारा पे किया, भाई ये क्या लिखा हुआ है, हैस्कल हॉलीवुड स्क्रिप्ट, हमारे से रिलेटेड नहीं है। हमारे से रिलेटेड क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो मैंने एक दफा और H किया, समझ में आ गया, लिस्ट में ये पड़ा हुआ था, सो मैंने इसको चूज कर लिया। भाई फाइल बनाई, डेस्कटॉप पे रखी, फोल्डर बनाया, उसमें अपनी फाइल का कोई भी नाम रखा, मगर उसकी टाइप मुझे क्या चूज करनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। तो इसको सेव कर देते हैं। अब इसके रंग भी बदल गए, बदले हैं रंग के नहीं बदले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला एडिटर प्योरली एज ए HTML एडिटर के तौर पर काम कर रहा है। अब ये भूल गया कि मैं कुछ और भी करता हूं, हाँ, क्योंकि हमने उसको फाइल को सेव कर लिया, इसलिए मैंने कहा था पहले फाइल सेव कर ले, पहले इसका कलर ब्लू नहीं था। अब ये HTML एडिटर के तौर पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो वर्ड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के तौर पर चलता है, उसमें आप एक्सेल का काम तो नहीं कर सकते ना, डिजाइनिंग का भी नहीं कर सकते। तो ये एडिटर तो कॉमन था ना बहुत सारे कामों के लिए। तो जैसे ही मैंने फाइल सेव की तो उसने कहा अब ये क्या बन गया, HTML एडिटर, ठीक है। अब आपको ये HTML में असिस्ट भी करेगा। चलो अब हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। आज हमने कोई फाइल नहीं बनानी, फाइल मतलब उसमें कोई काम नहीं करना, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। वेबसाइट में वापस आते हैं। मैंने कहा भाई ये फाइल शुरू कहां से हो रही है, हमने कहा HTML से, एंड कहां पे हो रही है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। वो दूर चले गए हम लोग, वापस आ जाते हैं। ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट, कौन सा है, हेड।
इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे HTML का स्टार्ट था और एंड था, इस पार्ट का भी स्टार्ट एंड होगा कि नहीं होगा? इसका भी स्टार्ट एंड होगा ना। ठीक हो गया। तो अब हम जरा देखें कि इसका एंड कहां पर है। हेड पता तो लग गया भाई, हेड है, ये हेड लिखा हुआ, ये समझ में आ गया। इसका एंड भी है कोई कि नहीं है? कंट्रोल F, विंडो में एक शॉर्टकट होता है ना फाइंड का, विंडोज में कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट होता है, फाइंड की कमांड का। सो मैंने उसे कहा कि भाई बताओ इसका एंड कहां पर है। मैंने क्या किया, सबको समझ में आया मैंने क्या किया? फाइंड में जाकर मैंने लिख दिया पूरे का पूरा टैग लिख दिया हेड का, एंड हेड लिख दिया। उसने कहा हाँ भाई ये कहां पे पड़ा हुआ है? 180 लाइनों में। तो इसका 180वीं लाइन में, इसका मतलब ये हुआ कि हेड से रिलेटेड जितना भी डाटा था वो शुरू से लेकर 180वीं लाइन तक का सारा डाटा हेड का पार्ट है। ये हम वेबसाइट को देख रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हाँ भाई इधर आ जाते हैं फाइल में, और यहां अगर हमने लिखा हेड, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हो गया इसका? हेड। ऐसे ही है ना, वेबसाइट में से निकाला है ना मैंने, पहले आपको वेबसाइट में दिखाया है, और फिर इसको भी तो एंड होना होगा। अभी फिलहाल हम इसमें कुछ लिख नहीं रहे, जो कुछ भी लिखना होगा ना बीच में आ जाएगा, ऐसे ही है। और हेड किस में आ रहा है? हेड किसके बीच में आ रहा है? HTML के बीच में आ रहा है। हेड का पार्ट हेड के बीच में आ जाएगा। चलें अब जरा देखते हैं कि हेड के बाद क्या आ रहा है। हेड के बाद अगला पार्ट कौन सा आ रहा है जी? बॉडी। इसका मतलब है कि अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है तो बॉडी एंड भी हो रही होगी। चलें अब हम जरा देखते हैं कि भाई बॉडी एंड की हो रही है तो कहां हो रही है। फिर मैंने कंट्रोल F किया और यहां बॉडी पे जाकर लिख दिया बॉडी। उसने कहा भाई 1100वीं लाइन में जाकर एंड हो रही है और 1106 लाइन पे जाकर पूरी फाइल एंड हो रही है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है वो किस हिस्से में आ रहा है? बॉडी में आ रहा है। मैं क्या, हमारी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है, यूं कह लें कि जो वेबसाइट लोगों को नजर आती है वो सब कुछ हम कहां पे लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं। अगर मैं लिखूंगा ना geo.tv और एक वेबसाइट खुलेगी और मैं न्यूज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो किसमें है? बॉडी में है। चलिए इसका मतलब हुआ कि इसका अगला पार्ट हो गया बॉडी। बॉडी कहां से शुरू हुआ है भला? हेड के अंदर, हेड के बाहर, हेड के बाद। चलो जी बॉडी, और फिर इसको एंड कैसे करेंगे? स्लैश बॉडी। आज सिर्फ मैं आपको इसका सिंटेक्स बता रहा हूं। ओके। अक्सर वेबसाइट्स होती है जब हम उनके बॉटम पर जाते हैं, इसी की वेबसाइट को देख लें, बिल्कुल बॉटम पर आए, ये वाला एक हिस्सा नजर आता है हमें, ऐसे ही है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फुटर। ये कहते हैं ना कि भाई ये वेबसाइट का फुटर लगा हुआ है। तो जहां पर आपकी बॉडी खत्म हो रही है उसके नीचे से फुटर शुरू हो रहा है। जहां पे बॉडी खत्म हुई, अगर आपने कुछ फुटर का मैसेज देना है तो उसके नीचे लिख देते हैं। तो इसका मतलब है उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। वेबसाइट में भी आप देख रहे हैं ना, नहीं बना हुआ, इसके नीचे जो कुछ भी है, जहां पर कंटेंट, मेन कंटेंट खत्म हुआ वहां पर एक कलरफुल सा ब्लॉक बना दिया और उसके ऊपर जो भी मैसेजेस दे दिए वो किसमें आगे? फुटर में आगे, ताकि कोई भी बंदा ऊपर से नीचे आ गया हो वेबसाइट से तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बजाय इसके कि स्क्रॉल करके ऊपर जाए, जहां पर जाना चाहता है, होम पर जाना चाहता है होम पर चला जाए, गैलरी पे जाना चाहता है गैलरी पर चला जाए। हर चीज आ रही है ना जो ऊपर से नजर आ रही थी हमें। क्या हुआ जी, हमारे पास एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं किया हमने अभी, सेव तो कर रहा था मैं साथ साथ, मगर अभी कुछ करने के लिए नहीं है। मैंने इसके अंदर कोई इनपुट नहीं की। जो वेबसाइट दिखा रहा हूं उसमें तो बहुत इनपुट्स पड़ी हुई हैं, ऐसी है ना। आज सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर समझना था। अच्छा इसको दोबारा से सेव कर ले। सेव कर लिया मैंने। इसकी कोई आउटपुट नहीं हमने देखनी, सिर्फ मैंने आपको सेव करना सिखाना था और स्ट्रक्चर समझाना था। अच्छा अब बात अभी खत्म नहीं हुई हमारी। फुटर कहाँ आएगा? नीचे, जहां पर बॉडी एंड हो रही है वहां पर आपका फुटर आ जाएगा। अच्छा अब जरा एक और बात करते हैं ना, इसके स्ट्रक्चर को और समझने के लिए। बॉडी में तो समझ में आ गया कि क्या आएगा, हेड में क्या आएगा। हेड में ऐसी चीजें देखें, मैंने कहा कि बॉडी का पार्ट वो वाला पार्ट है जो विजिटर्स को नजर आएगा, यही कहा ना। हेड का पार्ट वो वाला पार्ट है जो विजिटर को नजर नहीं आएगा, बल्कि वो वाला पार्ट गूगल को नजर आएगा। गूगल को हमें दिखाना है। आपका क्या ख्याल है कि जो भी आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया, क्या ये ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है कि नहीं? बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसे ही स्ट्रक्चर है ना ये।
कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, मेरी आपकी जैसी बॉडी है, बिल्कुल वैसी ही है भाई, सर से शुरू हुआ टांगों पे खत्म हो गया जाके, है ना, हेड बॉडी फुटर। तो भाई HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का ही है। और जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर है, वैसा ही बिहेवियर इस फाइल का भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैलकुलेशंस, सोच विचार, जो कुछ भी होना है, ये किस में चल रहा है, हेड में चल रहा है, ठीक है। और जो दिखाना है लोगों को, वो किस में है, बॉडी में है। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर आपको पहले याद होना चाहिए। इस फाइल की टाइप क्या है, HTML है, इस फाइल को HTML होना है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। बहुत मुख्तसर चीज़ें हैं जो हमें समझनी है अगली क्लास में, मगर क्या, अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो जो हमें अलग-अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या नज़र आ रही हैं भाई, तस्वीरें नहीं। इस पूरी वेबसाइट में अगर मैं कहूँ मुझे नज़र क्या आ रहा है, तस्वीरें, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर कुछ लिंक्स, फिर टेक्स्ट के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग। ये जितनी चीजों के मैं नाम ले रहा हूँ, यही चीजें हमें समझनी है HTML के अंदर जाकर। इन्हीं चीजों पर हमें SEO अप्लाई करनी है बस। इस पूरी वेबसाइट में जहां प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जहां मैथ लगा हुआ है, जहां कोई साइंस यूज हुई है, वो हमसे कुछ लेना देना नहीं है उसका, वो डेवलपर से लेना देना है। हमारा काम सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करना है, यानी इसके इमेजेस को कंट्रोल करना है, इसकी वीडियो को कंट्रोल करना है, इसके टेक्स्ट को कंट्रोल करना है, कहां पर हेडिंग होनी चाहिए, कहां पर बोल्ड होना चाहिए, कहां पर हाइपरलिंक होना चाहिए, क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये सब चीजें हम देखने वाले हैं इसके अंदर अपने HTML के अंदर। और जब हमें ये समझ में आएगा